बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोध पर शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर जबरदस्त हमला। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में भारत विरोध अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को घेरा, कहा यूनुस गुंडों को छूट देता है और उन्हें योद्धा कहता है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बढ़ता विरोध, हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के बीच अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सीधा प्रहार किया है। शेख हसीना ने एएनआई को दिए गए ईमेल इंटरव्यू में सीधे तौर पर यह कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस उनकी सरकार की नाकामी का सबूत है। भारत विरोधी इन चरमपंथियों को यूनुस सरकार ने बढ़ावा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास पर चढ़ाई की, हमारे मीडिया चैनल्स को आग में झोंक दिया और मुझे मेरे परिवार को भागने पर मजबूर होना पड़ा जान बचाकर। ये तमाम बातें शेख हसीना के जरिए कही गई। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रा दास की लिंचिंग हुई है उसका जिक्र भी शेख हसीना ने अपने इस इंटरव्यू में किया और कहा कि यूनुस सरकार गुंडों को छूट दे रही है, उन्हें योद्धा बता रही है, हिंसा अब सामान्य हो गई है और अंतरिम सरकार बेबस है। उनका आरोप है कि यूनुस ने कैबिनेट में चरमपंथियों को जगह दी है, सजा पाए आतंकवादियों को रिहा किया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े गुटों को सत्ता में घुसपैठ करने दी है। ये बड़े और गंभीर आरोप शेख हसीना के जरिए मोहम्मद यूनुस पर लगाए गए हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, लेकिन किस तरीके से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है, वो किस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार वहां पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और उसके बाद ही शेख हसीना का ये बड़ा इंटरव्यू एक तरीके से सामने आता है जहां पर वो ये कहती हैं कि बांग्लादेश की सेकुलर राजनीति हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, हम इसे कुछ मूर्ख चरमपंथियों की इच्छा पर कुर्बान नहीं होने देंगे। इससे आगे शेख हसीना ने यह भी कहा कि मुझे खेद है कि भारत को अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो जायज हैं। एक जिम्मेदार सरकार राजनयिक मिशनों की रक्षा करेगी और उन्हें धमकाने वालों पर मुकदमा चलाएगी। इसके बजाय यूनुस गुंडों को छूट देता है और उन्हें योद्धा कहता है। ये बड़ी बातें जो हैं वो शेख हसीना के जरिए कही गई है। इससे शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था, उनके परिवार को जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा था, वो तस्वीरें कोई नहीं भूला। उसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और इस तरीके के हालात बांग्लादेश में पनपते हैं, जिसको लेकर दरअसल शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर यह बड़ा बयान दिया और कहा कि मौजूदा तनाव यूनुस सरकार की ही देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस प्रशासन भारत के खिलाफ लगातार दुश्मनी वाले बयान देता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने की खुली छूट दे रहा है। इसके बाद वही सरकार रिश्तों में खटास बढ़ने पर हैरानी जताती है। शेख हसीना की ये जो रिएक्शन है वो ऐसे समय पे आए हैं जब 27 साल के हिंदू युवक दीप चंद्र दास की इस निंदा के आरोप में पीट कर वहां पर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव को जला दिया गया और जैसे ही शेख हसीना ने यह बयान दिया तो वैसे ही कई जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं दरअसल उनके बयान सामने आए। वैसे ही जो फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं बांग्लादेश में भारत की वीना सीकरी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा इस मामले पर और शेख हसीना के इस बयान पर जरा सुनिए। I think it was an excellent interview that she gave, very detailed, and some tough questions were asked by ANI, but she gave very good replies and very well thought out. It obviously shows that she's very concerned about what is happening in Bangladesh. And actually, I fully agree with what Sheikh Hasina has said in all the answers. I mean, for example, it is very true that the regime, interim regime led by Mohammed Yunus, is not an elected government.
It is just somebody that has been imposed. I mean, there was a regime change operation last July, August, and Sheikh Hasina was forced to leave the country because of this large-scale demonstration. And this new regime has been imposed from nowhere, out of the blue. Mohammed Yunus is brought there, and now he is trying to perpetuate his position. I mean, the rumor is that he wants to be the president, and that's why he wants to have an election which will bring a government which will allow him to become president, and so on. So I think that is a very valid point, that unless the elections are inclusive, unless they're fully participatory, Awami League, Jatiya Party, all these must be allowed to take part in the elections, then you can say that whoever comes, any party may come, but that will be something that the people of Bangladesh will accept. What Sheikh Hasina is clearly saying is that the people of Bangladesh will not accept an election which is not participatory. They will not accept an election which is going to take place without the participation of the Awami League, because that is not what the people of Bangladesh want. In fact, in July, August, when the regime change operation took place, one of the big reasons given by the people, Mohammed Yunus and the student, so-called student leaders, actually they are all people from Islami Chhatra Shibir, they were saying, oh, you know, we have not been able to vote, that Sheikh Hasina never held free, fair and participatory. Now they're doing exactly the same thing themselves, what they were accusing her of. So the people have seen through it. In fact, if you look at even the popularity, the opinion polls that are coming out of Bangladesh, it is very clear that even at that time at the regime change operation, maybe there was a strong anti-incumbency against Sheikh Hasina, but now that is completely vanished, because people have realized that the Yunus interim regime, which has no legitimacy at all, is trying to install itself by undemocratic means. And of course the economy has gone down, so people are very unhappy with that. So I think that all the answers she gave, even the lawlessness, she spoke about the killing of Usman Hadi, it's complete lawlessness, complete lack of control, and it is really being shown that how foolishly the interim regime of Mohammed Yunus tried to blame India for it. And then they called our High Commissioner and they arranged demonstrations against not only the High Commission in Dhaka, but also against the Assistant High Commission in Khulna, in Rajshahi, and then in Chittagong overnight. And now they themselves are saying, they themselves have made a statement saying that, it is known that the person who has come under suspicion as being the killer was actually seen in the last many days in the same political rally as Usman Hadi. So he was sharing a political platform with him. Obviously it's an internal issue, and the police have said already that we have no evidence that he has gone to India. So everything they said to the Indian High Commission is wrong. I think the interim regime of Mohammed Yunus owes an apology to the Indian government, because you can't just make accusations like that. And of course we responded very sharply. We called in the Bangladesh High Commissioner and told him this is wrong. But I think now the Bangladesh authorities, the police authorities, accepting that this person may not have gone to India, they really owe an apology to the government of India. Regarding the तो शेख हसीना जो कह रही हैं वो सही है, ये वीनस सीकरी का कहना है। शेख हसीना ने ये भी कहा कि भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त और साझेदार रहा है। दोनों देशों के रिश्ते गहरे और बुनियादी हैं और वो किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जब बांग्लादेश में फिर से कानून का राज बहाल होगा, तब बांग्लादेश फिर उसी साझेदारी भरे साझे रिश्ते की ओर लौटेगा जिसे आवामी लीग सरकार ने 15 साल तक मजबूती दी। अपने खिलाफ फैसलों पर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है शेख हसीना की सामने आई है। ये बहुत बड़ा इंटरव्यू है। जिस तरीके से शेख हसीना भारत में छिपी हैं, इसको लेकर भारत की सरकार को भी काफी ज्यादा घेरा गया है, दबाव बनाया गया है कि शेख हसीना का जो है प्रत्यार्पण किया जाए, शेख हसीना को सौंपा जाए बांग्लादेश को। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी जो हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का न्याय से कोई लेना देना ही नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक रूप से उन्हें खत्म करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपना बचाव करने का अधिकार नहीं दिया गया और ना ही अपनी पसंद के वकील चुनने की परमिशन उन्हें मिली। उनके मुताबिक ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल आवामी लीग के खिलाफ शिकार के लिए किया गया, लेकिन भारत का उन्होंने आभार व्यक्त किया
और कहा कि ये आवाजें एक हताश और दिशाहीन यूनुस प्रशासन से ही उठ रही हैं। उन्होंने भारत का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने उन्हें जिस तरह से शरण और सम्मान दिया उसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस रुख का समर्थन किया है जो उनके लिए हौसला बढ़ाने वाला है। बांग्लादेश लौटने के सवाल पर भी शेख हसीना ने जवाब दिया और कहा कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा ताकि और खून खराबा वहां पर ना हो। उन्होंने साफ किया कि वो न्याय का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरती हैं। तो ये एक बड़ी प्रतिक्रिया शेख हसीना की सामने आई है कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं और किस तरीके से अब आतंक का अड्डा बांग्लादेश बनता जा रहा है। कट्टरपंथी और चरमपंथी जो है वहां पर अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हो रहा है को लेकर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।